जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 को कैसे फिल करना है अगर आपने अभी तक फिल नहीं किया। क्योंकि गाइस यहां पर लगातार आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और ये अच्छी बात भी है कि आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा, क्योंकि जिन्होंने शुरुआत में फॉर्म को भरा है उनसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है और अब वो वेट कर रहे हैं कि कब मॉडिफिकेशन की डेट आए और हम अपनी गलती सुधारें। पर अभी आपके पास मौका है, आप बाकी की गलतियों से सीख करके अपने फॉर्म को बिना किसी गलती के भर सकते हैं। वो कैसे, वो यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वैसे मैंने अभी 3 दिन पहले आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी और इस पर भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आए जिनका आंसर आपको यहां पर एक एक करके देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर ये वीडियो अलग से बनाई जा रही है और आपके जो भी ये सभी सवाल आए हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर दिया ही जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरना है। जहां पर कुछ प्रॉब्लम मैंने इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर भी मेंशन की है, एक तो डिजिलॉकर की, दूसरा जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसकी, फिर आपकी पेमेंट की प्रॉब्लम, और जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं और आपका एरर आ जाता है और आप होम पेज पर आ जाते हैं, एक उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखें और कोई प्रॉब्लम अगर आपको फिर भी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि गाइस लगातार मैं आपको इसके बारे में अपडेट दे रहा हूं ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। अब चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दिया है, ये लिंक ओपन करने के बाद ये सभी जानकारी आप यहां पर चेक करेंगे और सभी वीडियो भी आपको यहां पर दी गई है जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बनाई है। तो यहां पर आने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। मैं शुरू से शुरुआत करने वाला हूं और जहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन उसी पॉइंट पर दिया जाएगा। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहां पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप यहां पर लिखेंगे और फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद में आपको आपका पूरा नाम एंटर कर देना है। अभी एक सॉल्यूशन आपको इस नाम का यहां पर दिया जाएगा। मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें कि कैंडिडेट का सवाल था कि सर मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है, यानी कि उसके 3 नाम है, तो उसको ये नाम कैसे भरना है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट नेम के अंदर अजय कुमार लिखना है और फिर लास्ट नेम के अंदर आपको शर्मा लिखना है और उसके बाद में फिर आपको यहां पर फुल नेम में अजय कुमार शर्मा इस तरह से लिख देना है। ये डेमो के लिए मैंने आपको बताया है। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एंड अगर आप ऐसे भरेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया तो कोई भी इशू नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि फर्स्ट नेम के अंदर आपको आपके शुरू के 2 नाम लिखने हैं और लास्ट नेम के अंदर आपको सिर्फ एक ही नाम लिखना है जो कि आपका लास्ट नेम है। इसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर, फिर आपका मंथ और फिर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आप यहां पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल जैसा नाम 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वही नाम आपको लिखना है, कोई भी चेंज या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। फिर आप आपका मदर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहां पर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके 9 पॉइंट में कंफर्म कर देंगे। 10 पॉइंट में आपको आपका आधार नंबर देना है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी आ रहा है कि सर मैंने आधार नंबर नहीं भरा और क्या मेरा फॉर्म गलत रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप दे दीजिए, एंड अगर आपके पास आधार नंबर है और तब भी आपने नहीं दिया तो तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, उससे फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी है ही नहीं। तो आपको कोई भी यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंड अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो जब आपका मॉडिफिकेशन टाइम आए तो उस वक्त आप आधार नंबर डाल दीजिएगा, तब भी अगर नहीं भी डालेंगे तब भी कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद अब आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 13 पॉइंट में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। 14 पॉइंट में पूछा है कि क्या आप यूपी के स्थायी निवासी है, तो आप इसमें यस करेंगे अगर आप है, और फिर आपको 14A का आंसर भी देना है जिसमें कि पूछा है कि क्या आप SC ST OBC EWS DFF DSMH G श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण और या आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कैटेगरी मेंशन की गई है SC ST OBC DFF ESMHG, इनके तहत जो रिजर्वेशन मिलता है वो आप क्लेम करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पर है कि क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसके बाद में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी SC है या ST है या फिर OBC है, तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। अब इसमें भी कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम है कि सर ये सर्टिफिकेट कब कब बना होना चाहिए, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर लेकर के चलता हूँ। नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 13 पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि
अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जिसका प्रारूप यहाँ पर दिया भी है, बट वो सिर्फ डेमो के लिए दिया जाता है, आपको बनवाना ही होता है आपके साइबर कैफे में जाकर के। एंड फिर यहाँ पर बोला है कि 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, जिसका इसके पहले का होगा वो एलिजिबल नहीं होंगे। पर यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट पर एप्लीकेबल होता है, लागू होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बोला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कैटेगरी चाहे जो भी है और आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवाने में सक्षम है 5 से 7 दिन के अंदर, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले, तो नया ही बनवा लीजिएगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आपको जरा भी रिस्क लेने की जहमत हो और आप रिस्क फ्री इस फॉर्म को भरे। वैसे तो यहाँ पर सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को ही बोला है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, पर मैं बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को भी कह रहा हूं कि आप जरा सा भी रिस्क मत लीजिए। वैसे आप इसमें कर सकते हैं पुराना सर्टिफिकेट अपलोड, जो कि कम से कम 3 साल से ज़्यादा पुराना नया हो, जो क्योंकि ये एक्सपायर नहीं होते। पर यहाँ पर ओबीसी को तो बोला ही है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। बाकी कैंडिडेट को मैं जो अपनी तरफ से वो मैं कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे नया बनवाना चाहे तो नया बनवा ले, और अगर आपके पास पुराना है और आप बनवाने में सक्षम नहीं है, अभी टाइम लग रहा है, तो आप पुराने वाले से ही यहाँ पर अप्लाई कर ले, यानी कि यहाँ पर उसी की जानकारी फिल करें। जो कि आप यहाँ पर कैसे भरेंगे, सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपका सर्टिफिकेट कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है। इन सभी पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी होता है, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा कास्ट का, उसमें आपको नीचे की तरफ आपकी अधिकारी की पोस्ट देखने को मिलेगी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने ये जारी किया है। डेमो के लिए मैं आपको ये सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, जो कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि आपको नीचे की तरफ सक्षम अधिकारी तहसीलदार, तो तहसीलदार के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। कि जैसे कि यहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर तहसीलदार सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका जो सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सॉरी पहले आपको बताना है कि सर्टिफिकेट आपका कब जारी हुआ है, वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको जो श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है वो आपको देना है। सीरियल नंबर आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा, आवेदन क्रमांक, इसको ही सीरियल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, और प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। तो आप यहाँ पर पहले आपका सीरियल नंबर लिखेंगे और फिर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में पूछेगी कि आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर आप है तो यस, इसका आंसर यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी और आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर आपने की है तो यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो ये सब जानकारी आपको क्लियर हो चुकी है। और इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पर उसके पहले एक बार फिर से यहाँ पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसके ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी दी, तो आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है इसमें भी आपको गाइज इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी दी है कि आपका सर्टिफिकेट कब कब बना होना चाहिए। वैसे तो मैंने जैसे कि बताया कि 3 साल तक ये वैलिड होते हैं, पर यहाँ पर जैसे कि ओबीसी को जाति प्रमाण पत्र के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का बोला है, तो जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाए तो फिर आप ये चीज़ भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी उतना ही टाइम लगता है। एंड अगर आप नहीं बनवा पा रहे जैसे कि मैंने कहा, तो फिर आप जो आपके पास अवेलेबल है 3 साल से पुराना तो होना ही नहीं चाहिए, उसी से आप यहाँ पर अपने फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद गाइज क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर आते हैं। तो आपको यहाँ पर 20 पॉइंट में सबसे पहले आपका बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है, वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट स्टेटस में पास सिलेक्ट करना है। आपका 10th का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मार्कशीट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, या फिर सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं, जो कि आपको आपके मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 12th का जो बोर्ड है सेम तरीके से बताना है जैसे कि आपने अभी 10th का बोर्ड भरा है। तो पहले आप बोर्ड नेम भरेंगे, फिर आपने कब आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको रिजल्ट स्टेटस बताना है और रोल नंबर देना है 12वीं का, और आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है 12वीं का वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर कुछ और सवाल है 20, 22, 23, 24, जहाँ पर पूछा है कि क्या आपने DOACC में कंप्यूटर में ऑल लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, अगर आपने किया है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपके पास होना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तब भी अच्छी बात है और नहीं है तब भी कोई इशू नहीं होगा। फिर आता है
है कि क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर किया है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपको आपके कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है। तो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट 2 के अंदर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इन लाइन के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर ABC दी गई है। फिर यहाँ से आपके जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में गाइज अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर ये सभी जानकारी चेक करते हुए प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना है ऊपर की तरफ, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने कहा था कि बाद में मैं नहीं चाहता कि आपको एडिट तक जाना पड़े, क्योंकि 2 दिन के लिए वेबसाइट ओपन होगी, उसमें काफी सारे कैंडिडेट ने गलती कर दी तो वेबसाइट 100% डाउन जाएगी और आपसे मुझे नहीं लगता कि वो गलती सही हो पाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी मिस्टेक मत करें, अच्छे से जानकारी को चेक करें टाइम लगा करके, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तब आप इनके ऊपर टिक करें, नहीं तो आपको एडिट रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके उसको जाकर के एडिट कर लेना है। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करें और उसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको ये रजिस्टर नंबर नोट कर लेना है। वैसे आपको मैसेज के माध्यम से रजिस्टर नंबर भेज दिया गया है, साथ ही उसमें आपको एक OTP दिया है। अभी आप यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो रजिस्टर नंबर अभी आपको मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो OTP अभी आपको मैसेज के माध्यम से आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद में आप बैक टू लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी डायरेक्टेड टू लॉगिन पेज। तो आप यहाँ पर ओके करें। अब आपको लॉगिन पेज पर भेज दिया है। अभी आप एक बार फिर से आपका रजिस्टर नंबर डालें, जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने यहाँ पर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ये कैप्चा कोड डालें एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आपकी फीस का अमाउंट। साथ ही यहाँ पर आपको एक नोट करके बोला है कि यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपके भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है यानी कि पेंडिंग है, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है और आपकी जो अकाउंट है उससे पेमेंट कट चुका है, तो आप बोला है कि तो कर पे भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें, यानी कि आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना होगा। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस रिफंड होती है जनरली या फिर आपकी फीस अपडेट हो जाती है। पर यहाँ पर मैं कुछ कैंडिडेट के सवाल देख रहा था कि सर 3-4 दिन हो गए और अभी तक भी ना तो फीस रिफंड हुई और ना ही अपडेट हुई। तो ऐसी स्थिति में गाइज आपको क्या करना है, आपको रात के समय में यानी कि दोबारा से तो फीस आपको जमा करनी ही होगी, क्योंकि गाइज आप भी चाहते कि चाहे फीस तो आपकी चली जाए बट कम से कम आपका फॉर्म तो सबमिट हो जाए। दिन में वेबसाइट का सर्वर डाउन होता है और फिर बैंक का सर्वर भी डाउन रहता है उसकी वजह से, तो इसलिए आप रात में 12-1 बजे के आसपास आपको पेमेंट करना है, वो 100% आपका हो जाएगा। और रात में UPI का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अन्य किसी पेमेंट मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि रात में UPI का सर्वर भी डाउन रहता है। तो बेसिकली अब आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर आपके सामने डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड 3 तरह के ऑप्शन है। पहले वाला, फिर इंटरनेट बैंकिंग है और ये UPI है। UPI के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट जैसे कि मैंने कहा कि कुछ समय के अंदर आपका रहता है सर्वर डाउन, सभी वक्त नहीं रहता। अगर आपका टाइम अच्छा हुआ, किस्मत अच्छी हुई तो पहली बार में पेमेंट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा कर ले। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट करके इसी वेबसाइट पर भेजा जाएगा जहां से आपने अपना फॉर्म भरा था। अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैंने फॉर्म ऑलरेडी भर लिया और पहले भी जब मैंने फॉर्म को भरा डेमो के लिए भरा था और जो फीस थी 400 रुपये वो पे की थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसलिए गाइज अभी मैं उसी वीडियो से आपको आगे चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कहां पर आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो वीडियो देखते रहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब गाइज फीस अपडेट हो जाने के बाद में आपके सामने डायरेक्टली ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फीस जमा करने में तो फिर आप यहां पर जहां से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप यहां पर कैंडिडेट लॉगिन पर आकर के अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेंगे और जैसे ही आपकी फीस अपडेट हो जाएगी तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जब मैंने यहाँ पर शुरुआत में इस फॉर्म को भरा था उस वक्त यहाँ पर जो आपका डिजिलॉकर का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं किया गया था, बट अभी एक्टिवेट किया गया है। आपको यहाँ पर अपलोड थ्रू डिजिलॉकर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट मैं आपको बता दूं कि वो अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है। आपके सामने एरर आ रही है। जैसे ही आप लॉगिन करके कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई एरर आ जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि डिजिलॉकर से अपलोड करना कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने डिजिलॉकर से अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर डिजिलॉकर से कर पा रहे, अपलोड फैच कर पा रहे आपकी जानकारी, तो यहाँ से कर ले। अगर एरर आ रहा है तो सिंपली अपने डॉक्यूमेंट अब स्कैन
करके आपको अपलोड कर देना है, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, इसमें आपको यहाँ पर देख लेना है कि इनमें से कोई भी फॉर्मेट चल जाएगा, चाहे वो JPEG हो, चाहे PNG हो या फिर JPG हो। साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जैसे ही आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है एंड अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इसका साइज 5 से 20 KB के बीच में रखा है। तो साइन की फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आपका फोटो यहां पर आ जाएगा। अब आता है आपका 10th का सर्टिफिकेट। यहां पर कुछ कैंडिडेट के सवाल आए थे कि सर हमें मार्कशीट अपलोड करनी है या फिर सर्टिफिकेट। तो आप देख सकते हैं सिंपली आपसे बोला है सर्टिफिकेट, तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको आपकी मार्कशीट को भी और आपका जो सर्टिफिकेट है उसको भी एक इमेज में बना लेना है। ऊपर आपको उसमें इमेज लगाना है, आपका सर्टिफिकेट लगाना है, नीचे की तरफ आपकी जो मार्कशीट है वो लगानी है, यानी कि दोनों इमेज को एक बना लेना है और वो इमेज फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो कोई भी इशू नहीं है, आपकी मार्कशीट भी अपलोड हो गई और आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। वो इसलिए क्योंकि गाइज आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। एंड यहाँ पर जो आप इमेज मर्ज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी घटने मत दीजिएगा, वो पढ़ने लायक हो। ऐसा ना हो कि आपने उसकी क्वालिटी घटा दी और जो भी उसमें लिखा है वो पढ़ने लायक ना रहा, तो फिर ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इमेज की क्वालिटी भी ना घटे और अच्छे से यहाँ पर अपलोड हो जाए। इसके बाद आप यहां पर 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सेम वे में मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो उसको मर्ज करके यहां पर आपको अपलोड कर देना है। साइज काफी दिया है, 100 के भी काफी साइज होता है, क्वालिटी नहीं घटेगी। फिर आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपको यहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप देख लीजिए कि इसका फॉर्मेट आपका इनमें से कोई भी चल जाएगा। एंड निवास प्रमाण पत्र के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपका अगर 3 साल तक का है, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है तो वो यहां पर चल जाएगा। एंड अगर आपने अभी नई डॉक्यूमेंट बनवाई है जिसमें कि आपका जाति प्रमाण पत्र है एंड जो आपका कास्ट, जो आपका जिसको आप कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं वो है, तो आप इसके साथ में निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर वो समय से आ जाता है तो वही अपलोड कर दे, नहीं तो आप यहां पर अपना पुराना सर्टिफिकेट जो आपका निवास प्रमाण पत्र का है वो अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो यहां पर एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद अगर आपने यहां पर जो O लेवल सर्टिफिकेट था उसमें यस किया था तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने किया था यस तो यहां पर फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप यहां से जो आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट है वो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे। मैंने यहां पर पूरी जानकारी आपको एक्सप्लेन कर दी है, जो आपके डाउट आए थे उनका भी आंसर मैंने दिया है। अगर अभी भी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।